हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था अबाउट वाटर एंड अबाउट टेम्परेचर। तो दो अबायोटिक फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूं अबाउट वाटर एंड टेम्परेचर। इसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड वन एबायोटिक फैक्टर। तीसरा एबायोटिक फैक्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म किससे इन्फ्लुएंस होती है, कौन सा ऐसा एबायोटिक फैक्टर है जिससे कि लाइफ फॉर्म सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो नंबर 1 पे आएगा टेम्परेचर और नंबर 2 पे आएगा वाटर। टेम्परेचर के बाद वाटर से सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म इन्फ्लुएंस होती है और तीसरे नंबर पे आएगा लाइट। तो तीसरा जो फैक्टर है लाइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लाइट? लाइट भी एक एबायोटिक और क्लाइमेटिक फैक्टर है, राइट? दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए लाइट बहुत ही जरूरी है। तो लाइट जो है एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है, एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लाइट क्या है? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर। लाइट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब लाइट का क्या रोल है, ये किस तरीके से एसेंशियल है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लाइट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप कहते हैं फोटोमीटर या लक्स मीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द लाइट दैट यू कॉल फोटोमीटर और लक्स मीटर। इंस्ट्रूमेंट मेजर दी लाइट इंटेंसिटी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट को मेजर करता है जिसको आप फोटोमीटर भी कहते हैं। तो फोटोमीटर की हेल्प से आप लाइट को मेजर कर सकते हैं। अब लाइट किस तरीके से रिक्वायर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ फॉर्म के सर्वाइवल के लिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर हम लाइट की बात करें तो यहां पे लाइट जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, नंबर 2 विजिबल रेज एंड नंबर 3 इंफ्रारेड लाइट। इज दैट क्लियर? अगर हम यूवी रेज या यूवी लाइट की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की होती है और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड, राइट? मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो इंफ्रारेड लाइट की होती है। तो लाइट जो है 3 टाइप्स के होते हैं, यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म। एक वो जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिसमें कि यूवी रेज आती है, हालांकि यूवी रेज से भी कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है, लेकिन यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स की लाइट है। एक है यूवी रेडिएशन और यूवी लाइट, दूसरा है विजिबल लाइट, तीसरा है इंफ्रारेड लाइट। यहाँ पे तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड की मानी जाती है और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए लाइट जो है दिस इज वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट यू कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बिना आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड सिंथेसिस करते हैं, फिर उस फूड को अदर एनिमल्स जो है, अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट फूड बना लेते हैं। प्लांट खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनके पास खुद की एबिलिटी होती है कि वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस की वजह से पॉसिबल है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है बहुत ही जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए इन तीनों लाइट में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सी होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे तो ये जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट की वजह से दिस इज द ओनली लाइट जिसकी हेल्प से आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं,
आपको जो भी कुछ आसपास दिखाई देता है वो विजिबल लाइट की वजह से दिखाई देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और विजिबल लाइट में ही हीट भी होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? यहां पे लाइट और हीट दोनों का आपस में रिलेशन है। ये लाइट जो सोर्स है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन दिस प्लैनेट इज सन, और इवन टेम्परेचर ऑल्सो। तो जो सन है दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की तरह लाइट भी, राइट, ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जिस तरीके से टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, उसी तरीके से लाइट भी अफेक्ट करेगा। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। विजिबल लाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इन तीनों टाइप की लाइट रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो इन तीनों टाइप की लाइट रेज या लाइट रेडिएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। ऐसी विजिबल लाइट जिसमें कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। और विजिबल लाइट की वो कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए जिसमें कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट which is required for photosynthesis, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो वेवलेंथ कितनी मानी जाती है? 400 से 700 नैनोमीटर। वैसे तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ मानी जाती है 390 से लेके 700 नैनोमीटर मानी जाती है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस मेनली टेक प्लेस करता है दैट टेक प्लेस बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और इस विजिबल लाइट को जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, इसे आप PAR यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। नाउ ये जितनी भी विजिबल लाइट हमारे प्लेनेट पे आती है, क्या पूरी की पूरी विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है? राइट, इसका जवाब है नो। यहां पे कुछ ही परसेंटेज, वेरी फ्यू परसेंटेज इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का सिर्फ कुछ ही परसेंटेज फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, बाकी परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आप इसको बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दैट इज द पार्ट ऑफ विजिबल लाइट एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। PAR यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आप बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आप इसको बोलते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। और यहां पे इसकी वेवलेंथ कितनी बताई मैंने? 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। यानी कि इस वेवलेंथ की जो लाइट है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है जिसपे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लाइट भी लाइफ फॉर्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। तो लाइट अपने आप में एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है और बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही जरूरी एबायोटिक फैक्टर है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। और अगर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से लाइफ फॉर्म को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और अगर प्लांट्स फूड सिंथेसिस नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस एंड फॉर दैट एसेंशियल प्रोसेस लाइट इज वेरी एसेंशियल। सो लाइट इज ऑल्सो ए मेजर एबायोटिक फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, राइट, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो यहां पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। अब यहां पे लाइट किस किस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है लाइट की, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स, नॉट इवन फॉर प्लांट्स। लाइट का इंपॉर्टेंस प्लांट्स के लिए ही नहीं होता, एनिमल्स के लिए भी लाइट जरूरी है।
राइट। तो एनिमल्स के लिए किस तरीके से लाइट जरूरी है, आई विल डिस्कस नाउ, लिसन केयरफुली। तो ध्यान दीजिए यहां पे, इंपोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए किस तरीके से लाइट इंपोर्टेंट है, यानी कि क्या इंपोर्टेंस है लाइट का प्लांट्स के लिए। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट। सबसे पहले तो लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कैन यू इमेजिन कि फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के पॉसिबल होता है क्या, नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस इज मस्ट, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट इज मस्ट। लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस, जिसको आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि प्लांट में, खासकर ग्रीन प्लांट में, एक पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को ट्रैप करके, राइट, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो केमिकल एनर्जी फूड की फॉर्म में स्टोर होती है। फिर आगे जितने भी ट्रॉफिक लेवल में, राइट, सारे के सारे जितने भी ट्रॉफिक लेवल इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो प्लांट्स के थ्रू ही होती है। प्लांट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं ले सकते हैं। एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली सनलाइट को ट्रैप कर सके और खाना बना सके। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ प्लांट्स के पास है। प्लांट ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं और वहां पे वो एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर उसी एनर्जी को वो आगे ट्रांसफर करते हैं, आगे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम फंक्शनल बन जाता है। इकोसिस्टम यानी कि बायोस्फीयर जो है वो एक इकोसिस्टम आप कंसीडर कर सकते हैं। तो लाइफ सपोर्टिंग जितने भी जोन्स है, वहां पे अगर कोई भी लाइफ सपोर्टिंग जोन में फंक्शनिंग देखी जा रही है, अगर वो फंक्शनल है, लिविंग है तो फंक्शनल है, और फंक्शनल इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली पॉसिबल थ्रू बाय प्लांट, ओनली पॉसिबल थ्रू प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू वो पॉसिबल है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इज वेरी एसेंशियल। सेकंड प्रोसेस इज, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो दे शो फ्लावरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ इंटेंसिटी। तो डिफरेंट लाइफ इंटेंसिटी में आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th क्लास में, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर व्हाट, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। इस प्रोसेस को आप फोटोपीरियडिज्म भी कहते हैं। तो फोटोपीरियडिज्म यानी कि फ्लावरिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट यू कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। तो फोटोपीरियडिज्म के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। आर यू गेटिंग और नॉट। तो अनदर प्रोसेस इज फोटोपीरियडिज्म। तो फोटोपीरियडिज्म, इसमें भी लाइट चाहिए। लाइट, फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या है, फ्लावरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स show flowering in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, that you called फोटोपीरियडिज्म। बिना सनलाइट के प्लांट में फ्लावरिंग भी पॉसिबल नहीं है, और अगर फ्लावरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो क्या रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा फोटोब्लास्टिक सीड के बारे में। टोबैको प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो फोटोब्लास्टिक होते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में सीड जर्मिनेशन को शो करते हैं। वैसे तो ए मेजॉरिटी ऑफ सीड्स, राइट, जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बट सर्टेन सीड्स आर वेरी, फॉर सर्टेन सीड्स लाइट इज वेरी एसेंशियल। और ये जो सीड्स है लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेट कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको प्लांट। तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड जर्मिनेशन के लिए भी लाइट एसेंशियल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। सीड जर्मिनेशन इन फोटोब्लास्टिक सीड्स, ऐसे सीड्स को आप फोटोब्लास्टिक सीड्स भी कहते हैं। इवन फॉर मूवमेंट ऑल्सो, इज दैट क्लियर। आपने देखा होगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स मूव टुवर्ड्स द सनलाइट, जिसको आप बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो जो फोटोट्रोपिज्म एक फिनोमिनन है जिसमें प्लांट्स के पार्ट सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि फोटोट्रोपिज्म या मूवमेंट के लिए भी, राइट, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे अनदर पॉइंट इज फोटोट्रोपिज्म
या फिर मूवमेंट्स के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। सो दीज आर सीजनल वेरिएशंस में भी लाइट हेल्प करती है। प्लांट्स में सीजनल वेरिएशन देखे जाते हैं, प्लांट्स में डिफरेंट सीजन में ब्रीडिंग देखी जाती है। इज दैट क्लियर? डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फेवरेबल सीजन होता है और उन डिफरेंट फेवरेबल सीजन में ब्रीडिंग देखी जाती है। तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन के लिए भी, पीरियोडिक सीजनल वेरिएशंस के लिए भी, राइट, जो कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, उसके लिए भी यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो सीजनल वेरिएशन के लिए भी, क्योंकि सीजनल वेरिएशन पे डिपेंड करता है ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन, तो सीजनल वेरिएशन के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये लाइट जो है, दिस लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। आपने देखा होगा एक्वेटिक प्लांट्स में, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक्वेटिक प्लांट्स में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि कौन से प्लांट के लिए लाइट सबसे ज्यादा। वैसे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में ऐसे भी कुछ जोन है, खासकर पोलर एरिया, जहां पे लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो वहां पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स में तो हमेशा लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर ही रहता है। तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आपने पढ़ा होगा, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है एक्वेटिक प्लांट के लिए, और एक्वेटिक प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइट एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट। हालांकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लाइट एक एसेंशियल फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपको क्लाइमेटिक जोन बताया था, टेम्परेचर के केस में टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही लाइट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और खासकर एक्वेटिक प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो एक पॉइंट आप यहां पे और लिखिएगा कि लाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, लाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स में लाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? एंड this factor light affect the distribution of aquatic plant even। और यहां पे एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, light affect the distribution of aquatic plants। इन aquatic plants के डिस्ट्रीब्यूशन को भी लाइट जो है अफेक्ट करता है। तो लाइट इज ऑल्सो ए फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हो गया अबाउट लाइट। तो लाइट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोपीरियडिज्म, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, राइट, फॉर सीड जर्मिनेशन, फॉर सीजनल वेरिएशन, राइट। इन सब कंडीशन के लिए लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। बिना लाइट के, राइट, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्लांट्स में प्रोसेस देखे जाते हैं, कैन नॉट एबल टू परफॉर्म। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स के लिए ही लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, एनिमल्स के लिए भी लाइट एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट, राइट, कि किस तरीके से लाइट जो है वो एनिमल्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अनदर इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए किस तरीके से लाइट जो है जरूरी होती है, एक मेजर रोल प्ले करती है, तो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। तो इसके बाद, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन प्लांट्स। नाउ अनदर पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से लाइट रोल प्ले करती है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है लाइट का? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर
एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए किस तरीके से लाइट इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। बिना लाइट के क्या आप कुछ देख पाएंगे? नहीं देख सकते। आर यू गेटिंग और नॉट? सभी एनिमल्स के पास इतना माइंड नहीं होता है कि वो अपने लिए आर्टिफिशियल लाइट को डेवलप कर सके। रात के टाइम अंधेरा हो जाता है तो हम लोग आर्टिफिशियल लाइट हमारे पास है, ट्यूब लाइट है, बल्ब है, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन सभी एनिमल्स के पास राइट इतने इंटेलेक्चुअल एनिमल्स नहीं होते हैं कि वो अपने लिए आर्टिफिशियल लाइट को बना सके। ये एबिलिटी ह्यूमन बीइंग के पास ही है। ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा इंटेलिजेंट एनिमल है जो कि अपने लिए लाइट बना सकता है, आर्टिफिशियल लाइट बना सकता है, और रात के समय में भी काम कर सकता है, रात के समय में भी देख सकता है। लेकिन बाकी अदर एनिमल्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी एनिमल्स तो आग भी नहीं जला सकते, ह्यूमन बीइंग आग भी जला सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आग के अंदर भी लाइट होती है, रोशनी होती है। इज दैट क्लियर? बट मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे अगर देखा जाए लाइट की जरूरत क्यों है, आपको पता होना चाहिए व्हाई लाइट इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स के लिए भी लाइट बहुत जरूरी है। काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सर्वाइवल के लिए। लेकिन कुछ एनिमल्स है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिना लाइट के सर्वाइवल जिनका पॉसिबल नहीं है, वो जो दिन के समय काम करते हैं। ए मेजॉरिटी, ए मेजर पोर्शन, ए मेजर परसेंटेज ऑफ एनिमल्स राइट सर्वाइव इन अ डे। तो वो दिन के समय सर्वाइव करते हैं, दिन के समय फीडिंग करते हैं, दिन के समय ब्रीडिंग करते हैं, सब कुछ वो दिन के समय करते हैं, और रात के समय वो रेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जितने भी प्रोसेस है वो दिन के समय क्यों करते हैं? बिकॉज लाइट इज ए सोर्स, लाइट इज ए मीडियम जिससे कि वो किसी चीज को देख सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक विजिबल टेंडेंसी सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही डेवलप हो सकती है। अंधेरे में कोई एनिमल्स जो है नहीं देख सकता। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एनिमल्स के लिए लाइट क्यों चाहिए? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर एनिमल्स फॉर एजिंग प्रोसेस के लिए। फॉर एजिंग का मतलब होता है सर्चिंग फॉर फूड। जो प्रीडेटर टाइप के एनिमल होते हैं, ए मेजॉरिटी ऑफ प्रीडेटर टाइप ऑफ एनिमल्स राइट, प्रीडेटर्स जो होते हैं वो अपना जो शिकार करते हैं राइट, वो दूसरे एनिमल्स को पे जो अटैक करते हैं उसको किल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रीडेटर एनिमल्स वो दिन के समय करते हैं, क्योंकि दिन के समय उनको दिखाई देता है। यानी कि फूड की सर्चिंग के लिए, यानी कि फॉर एजिंग के लिए लाइट जरूरी है एनिमल्स के लिए। दूसरा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए भी लाइट चाहिए। इसके अलावा मूवमेंट के लिए भी लाइट चाहिए। यहां पे इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। एक टर्म हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, फोटोकाइनेसिस। अगर फोटोकाइनेसिस की बात करें, दिस इज द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट और रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन, यानी कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है इस पे एनिमल्स की मूवमेंट डिपेंड करती है। इसे आप फोटोकाइनेसिस बोलते हैं। फोटो मींस लाइट, काइनेसिस मींस मूवमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे दिस इज द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। फोटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। ये रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट है। दिस इज रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन लिखिए। रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन बाय लाइट। रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन, देखिए प्लीज, रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोकाइनेसिस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो रेगुलेशन ऑफ लोकोमोशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट यू कॉल्ड फोटोकाइनेसिस, जिसको आप फोटोकाइनेसिस कहते हैं। यहां पे फोटोकाइनेसिस का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वो एग्जांपल है मसल क्रैब। आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल क्रैब। मसल क्रैब एक ऐसा एनिमल है right, that show movement, that increase its movement due to increasing light intensity।
लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज करने की वजह से इसकी मोमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक सीधा साधा एग्जांपल है इंपोर्टेंस ऑफ लाइट इन एनिमल्स का, राइट। तो मुसल क्रैब, जो मसल क्रैब है, मुसल क्रैब भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मसल क्रैब जो है, राइट, इंक्रीज इट्स मूवमेंट, वो अपनी मूवमेंट को बढ़ा लेता है ड्यू टू इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। लेकिन ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। यहां पे इंपोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स एंड दिस इज ऑल अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स इवन। हमारे प्लेनेट पे कुछ जगह ऐसी भी है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस, राइट, ऑन आवर प्लेनेट, ऑन आवर अर्थ, कि जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है। वो प्लेसेस जो होते हैं बहुत ही डार्क होते हैं, और ऐसे प्लेसेस पे जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और वहां पे जनरली ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं। मैं ऐसे प्लेस की बात कर रहा हूं, वो प्लेस है डेप्थ ऑफ ओशियन। अगर आप ओशियन की डेप्थ में जाते हैं तो ओशियन की डेप्थ में लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है। वहां पे सरवाइव करने वाले जो एनिमल्स है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सेलेस्टियल सोर्स लाइक सन। उनको नहीं पता कि कोई सन जैसी भी चीज है और वो लाइट इमिट कर रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक डार्कनेस जोन में रहते हैं और वो जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डेप्थ ऑफ ओशियन में जनरली जो है एक डार्क जोन होता है, और वहां पे सरवाइव करने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर टाइप के होते हैं। क्योंकि जितना भी ओशियन के बीच में या ओशियन के सरफेस पे जितना भी, राइट, प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, वो नीचे ओशियन के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, और वहां पे उनके जो डिकम्पोजर्स हैं वो कंज्यूम कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वहां पे कोई लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लाइट इन लेक। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लाइट इन लेक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लाइट इन लेक। तो ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लाइट इन लेक। तो लाइट का किस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन होता है एक वाटर बॉडी में या फिर एक लेक में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आई विल डिस्कस विद यू। ध्यान दीजिए, तो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक किस तरीके से लेक का स्ट्रैटिफिकेशन होता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट अवेलेबिलिटी की वजह से लेक का स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट ये एक वाटर बॉडी है, ये एक लेक है। तो हम यहाँ पे एक लेक को, यहाँ पे लेक में जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको एक डायग्राम की हेल्प से आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं लेक के स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। एक लेक जो कि वाटर बॉडी है, उसका स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए किस तरीके से एक लेक का स्ट्रैटिफिकेशन होता है। सपोज दैट यहां पे जो जोन है, यहां पे लेक को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। सबसे पहला जो जोन है वो है लिटोरल जोन। तो यहां पे मेजर जोन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिटोरल जोन्स। यहां पे मेनली 3 जोन्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इन लेक। लेक में लाइट अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे यहां पे कितने जोन्स होते हैं? बेसिकली देयर आर मेनली 3 जोन्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इन लेक।
तो यहाँ पे मेनली 3 जोन्स है लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे प्लीज, नंबर 1 मेनली 3 जोन्स। पहला जोन है लिटोरल जोन, दूसरा जोन है लिम्नेटिक जोन, और तीसरा जोन है प्रोफंडल जोन। तीसरा जोन कौन सा है? प्रोफंडल जोन। इन तीनों जोन के बारे में बता रहा हूं आपको। सबसे पहला जो ये जोन है, मैं इस जोन की बात कर रहा हूं। ये जो जोन है इसे आप लिटोरल जोन कहते हैं। दिस इज लिटोरल जोन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? तो यहां पे अगर हम बात करें लिटोरल जोन की, इस लिटोरल जोन में सैलो वाटर प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम पानी होता है। ये एक बैंक एरिया है, रिवर का बैंक या फिर लेक का जो बैंक वाला एरिया होता है उसको लिटोरल जोन बोलते हैं, और वहां पे सैलो वाटर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस जोन में जनरली सैलो वाटर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहां पे ये सैलो वाटर होता है इस जोन में जनरली, और इस जोन में जनरली रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स होती है, रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं। एंड दिस जोन, इस जोन के लिए कंप्लीट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट होती है। ये पूरा का पूरा जोन जो है एक्सपोज होता है लाइट की प्रेजेंस में। सपोज दैट यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास सन है जो कि एक सेलेस्टियल सोर्स है, तो सेलेस्टियल सोर्स सन से यहाँ पे लाइट पास होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट देखी जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इन दिस जोन हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, तो लिटोरल जोन जो कि जहां पे सैलो वाटर होता है, जहां पे दैट इज द जोन ऑफ बैंक ऑफ लेक, आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द बैंक ऑफ लेक। दिस इज द बैंक ऑफ लेक जिसको लिटोरल जोन कहते हैं, और यहाँ पे रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे लाइट अवेलेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो जोन है दैट इज लिम्नेटिक जोन। अनदर इज लिम्नेटिक जोन। तो यहां पे अगर हम लिम्नेटिक जोन की बात करें तो ये जो जोन है, जिस जोन में सबसे ज्यादा लाइट सप्लाई होती है उसको लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। यहां पे लाइट सप्लाई देखी जाती है। देखिए यहां पे जो है लाइट सप्लाई देखी जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे भी लाइट सप्लाई देखी जाती है, इसको आप लिम्नेटिक जोन कहते हैं। राइट? दिस इज कंप्लीटली एक्सपोज टू लाइट। ये जो जोन है ये भी पूरी तरीके से एक्सपोज टू लाइट है। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो लिम्नेटिक जोन कंप्लीटली एक्सपोज टू लाइट, ये लाइट से पूरी तरीके से एक्सपोज करता है अपने आप को। लिम्नेटिक जोन का जो पूरा सरफेस है, जो लेक का जो पूरा सरफेस है, राइट, वहां पे लाइट अवेलेबिलिटी होती है। तो कंप्लीट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे लिम्नेटिक जोन में भी, लाइक लिटोरल जोन। बट लिटोरल जोन बैंक वाला एरिया होता है, वहां पे सैलो वाटर होता है, लेकिन लिम्नेटिक जोन में इसके सरफेस पे कंप्लीट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट होती है। यहाँ पे लिम्नेटिक जोन को अगर हम बात करें, देखिए ये यहां से लेके यहां तक लिम्नेटिक जोन है। दिस इज लिम्नेटिक, दिस इज लिम्नेटिक जोन। तो इस लिम्नेटिक जोन में यहां पे ही आएगा। राइट? ये जो लिम्नेटिक जोन है, इस लिम्नेटिक जोन में कंप्लीट सरफेस लाइट से एक्सपोज होता है। इस लिम्नेटिक जोन के यहां पे 2 सब जोन्स होते हैं। नंबर 1 इज, there are 2 subzones of limnatic zones. Number 1, euphotic zone and dysphotic zone. Euphotic zone and dysphotic zone. So euphotic zone and dysphotic zone, there are 2 zones
राइट, यहां पे यूफोटिक जोन्स एंड डिस्फोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन्स। तो यहां पे इसके दो जोन्स होते हैं लिम्फेटिक जोन में। नंबर वन इज यूफोटिक जोन एंड अनदर इज डिस्फोटिक जोन। तो यहां पे देखा जाए तो दो जोन्स होते हैं, एक यूफोटिक जोन है और दूसरा जोन कौन सा है, दूसरा डिस्फोटिक जोन माना जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे लिम्फेटिक जोन में यूफोटिक जोन एंड डिस्फोटिक जोन। तो लिम्फेटिक जोन भी लाइट से एक्सपोज होता है, लेकिन इसको आप टू सब जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये टू सब जोन्स क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यूफोटिक जोन की अगर हम बात करें, यूफोटिक जोन में रिसीव मैक्सिमम लाइट, यूफोटिक जोन जो है वो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है। लिम्फेटिक जोन पूरी तरीके से लाइट को रिसीव करता है, इज दैट क्लियर? लेकिन उसको आप टू सब जोन्स में डिवाइड करते हैं, एक है यूफोटिक जोन और दूसरा डिस्फोटिक जोन। तो यहां पे जो यूफोटिक जोन है वो यूफोटिक जोन रिसीव मैक्सिमम लाइट, वो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है। यूफोटिक जोन रिसीव मैक्सिमम लाइट, ये मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस यूफोटिक जोन या इस लिम्फेटिक जोन्स में अगर हम देखा जाए, इस जोन की अगर हम बात करें, एक पॉइंट यहां पे आप यूफोटिक जोन से पहले एक पॉइंट और लिखिएगा अबाउट लिम्फेटिक जोन। तो जैसा कि मैंने आपको लिटोरल जोन बताया था, लिटोरल जोन में रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं, लिम्फेटिक जोन में सबमर्ज प्लांट पाए जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो लिम्फेटिक जोन में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं इस जोन में, उसके बाद आई विल कम टू द यूफोटिक एंड डिस्फोटिक जोन, राइट। यहां पे सबमर्ज प्लांट पाए जाते हैं एंड इवन यहां पे राइट फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, वो लिम्फेटिक जोन में पाए जाते हैं। सबमर्ज प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। तो मैंने बताया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन, लिटोरल जोन, लिम्फेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन जो है वहां पे सैलो वाटर होता है, बैंक वाला एरिया होता है और वहां पे रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं। वहीं लिम्फेटिक जोन्स की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक जोन में सबमर्ज प्लांट्स पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, राइट। और इसको टू सब जोन्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज यूफोटिक सब जोन एंड नंबर टू इज डिस्फोटिक सब जोन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम यूफोटिक जोन की बात करें, यहां पे देखिए, यहां पे मैं इसको यूफोटिक जोन के बारे में यहीं पे लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा अबाउट यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन में रिसीव मैक्सिमम लाइट, रिसीव इधर लिखता हूं, यहां पे नहीं आ पाएगा, रिसीव मैक्सिमम लाइट। तो यहां पे यूफोटिक जोन जो है वो मैक्सिमम लाइट रिसीव करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए यहां पे, लेट मी क्लीन इट। तो यहां पे यूफोटिक जोन है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिसीव मैक्सिमम लाइट। वहीं जो डिस्फोटिक जोन है वो मैक्सिमम लाइट रिसीव नहीं करता है। डिस्फोटिक जोन जो रिसीव करता है वो डिफ्यूज लाइट रिसीव करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए यहां पे जो यूफोटिक जोन है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूफोटिक जोन, प्लीज। तो यहां पे जो यूफोटिक जोन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, यूफोटिक जोन में रिसीव मैक्सिमम लाइट, ये जोन मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये जो यूफोटिक जोन है मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है, और यहां पे जो लाइट को रिसीव करता है वो लाइट कंपनसेशन पॉइंट से, राइट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट से ज्यादा करता है। याद रहे कि यहां पे जो लाइट रिसीव होती है मोर देन लाइट कंपनसेशन पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। कंपनसेशन पॉइंट यूफोटिक जोन में
लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो मोर देन लाइट कंपनसेशन पॉइंट से होती है। वहीं डिस्फोटिक जोन की हम बात करें, ये दोनों सब जोन है लिम्नेटिक जोन के। अगर डिस्फोटिक जोन की बात करें तो डिस्फोटिक जोन में मैक्सिमम लाइट रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो डिस्फोटिक जोन्स में डिफ्यूज लाइट्स आती है। मैंने बोला यूफोटिक जोन में मैक्सिमम लाइट रिसीव करता है, लेकिन डिस्फोटिक जोन में जो लाइट रिसीव होती है वो एक डिफ्यूज लाइट है बिलो लाइट कंपनसेशन पॉइंट। याद रहे, यहां पे रिसीव मैक्सिमम लाइट और यहां पे रिसीव डिफ्यूज लाइट, यहां पे रिसीव होती है डिफ्यूज लाइट। तो डिस्फोटिक जोन में रिसीव होती है डिफ्यूज लाइट, रिसीव होती है इन डिस्फोटिक जोन, रिसीव डिफ्यूज लाइट। इसके अलावा डिस्फोटिक जोन की अगर हम बात करें, यहां पे लाइट जो रिसीव होती है लेस देन लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन पॉइंट से कम लाइट यहां पे रिसीव होती है डिस्फोटिक जोन में। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं प्रोफंडल जोन की। किसकी? प्रोफंडल जोन की बात करते हैं हम। तो तीसरा जो जोन है यहाँ पे प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में लाइट रिसीव नहीं हो पाती है। दिस इज दी राइट डीप एरिया ऑफ लेक। तो यहां पे जो तीसरा जोन है, पहला जोन लिटोरल जोन, दूसरा लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन के दो सब जोन है यहाँ पे, यूफोटिक जोन एंड डिस्फोटिक जोन। और जो तीसरा जोन है वो है प्रोफंडल जोन। ये जो प्रोफंडल जोन है ये लेक का डीप एरिया होता है। दिस इज द डीप एरिया ऑफ लेक जहां पे लाइट रिसीव नहीं हो पाती है और इस एरिया में कोई भी प्लांट नहीं पाया जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो प्रोफंडल जोन की अगर हम बात करें तो दिस जोन, प्रोफंडल जोन इज डीप एरिया ऑफ लेक। ये लेक का डीप एरिया माना जाता है प्रोफंडल जोन, और यहां पे लाइट रिसीव नहीं हो पाती है। नो रिसीव ऑफ लाइट, यहां पे कोई लाइट रिसीव नहीं होती है। और इस प्रोफंडल जोन का भी एक सब जोन है जिसको आप बोलते हैं बेंथिक जोन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बेंथिक जोन ऑल्सो। तो इसका जो सब जोन है वो है बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन जो है वो इसका सब जोन है। इज दैट क्लियर? प्रोफंडल जोन का जो जोन है वो है बेंथिक जोन, जो कि इसका एक सब जोन माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि बॉटम जो एरिया है जहां पे मेनली डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं उसको आप बेंथिक जोन कहते हैं। तो नेक्स्ट इज बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन सब जोन ऑफ व्हाट? प्रोफंडल जोन का सब जोन माना जाता है। और बेंथिक जोन जो है ये बॉटम एरिया है। दिस इज बॉटम एरिया। और यहाँ पे परपेचुअल डार्कनेस देखी जाती है। परपेचुअल डार्कनेस का मतलब है यहाँ पे घोर अंधेरा है, परपेचुअल डार्कनेस। तो परपेचुअल डार्कनेस यानी कि यहाँ पे घोर अंधेरा है। और ये एक इस बॉटम जोन में, इस बेंथिक जोन में मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डिकम्पोजर्स। इसी के साथ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक इज डन। तो लेक में 3 मेजर जोन्स हैं, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन में सैलो वाटर होता है, बैंक वाला एरिया होता है, और इसमें जो है रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं। लिम्नेटिक जोन जो होता है ये सरफेस वाला एरिया होता है लेक का। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये यहाँ पे मैक्सिमम लाइट को रिसीव करता है। इसमें जो है ये कंप्लीटली लाइट से एक्सपोज होता है। इसमें 2 मेजर जोन्स होते हैं। नंबर 1 इज यूफोटिक जोन, नंबर 2 इज डिस्फोटिक जोन। यूफोटिक जोन जो है वहां पे मैक्सिमम लाइट रिसीव होती है, डिस्फोटिक जोन में डिफ्यूज लाइट रिसीव होती है। ये बात आपको याद रहे। लिम्नेटिक जोन में जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स एंड सबमर्ज प्लांट पाए जाते हैं। इसके बाद प्रोफंडल जोन की हम बात करते हैं। प्रोफंडल जोन में जनरली प्लांट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां पे जनरली एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जो डीप एरिया है लेक का उसको आप प्रोफंडल जोन कहते हैं। प्रोफंडल जोन का सब जोन माना जाता है बेंथिक जोन। तो डीप एरिया ऑफ लेक इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन एंड द सब जोन ऑफ प्रोफंडल जोन इज बेंथिक जोन। बेंथिक जोन जो होता है ये बॉटम
राइट। तो दिस इज द बॉटम एरिया ऑफ प्रोफंडल जोन, और इस बॉटम एरिया में जनरली डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। नाउ कम टू नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियन। तो इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द stratification of ocean. So listen carefully about stratification of ocean that I am going to discuss now. So next is stratification of ocean. Ocean के stratification की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. You must understand about the stratification of ocean. तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा. Is that clear? नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. इसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन इन ओशियन. ओशियन में लाइट अवेलेबिलिटी के हिसाब से किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन देखा जाता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. तो नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफिकेशन इन ओशियन. ओशियन में किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन होगा, you must understand about this. तो stratification of ocean, लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ओशियन का भी स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियन. तो यहां पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से मैं बता दूं, ओशियन के स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें. सो दिस इज ओशियन, सपोज दैट दिस इज ओशियन. यहाँ पे ओशियन का मैंने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया आपको. ओशियन में सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है वो होता है फोर्टिक जोन. फोर्टिक जोन सबसे ऊपर वाला होता है. इसमें भी 3 जोन्स देखे जाते हैं. सबसे बीच वाला जो होता है एफोटिक जोन, और सबसे नीचे वाला जो होता है एबाइसल जोन. ये तीनों जोन आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. सबसे ऊपर वाला जोन फोर्टिक जोन, बीच वाला जो है एफोटिक जोन, और सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला जोन है जहां पे परपेचुअल डार्कनेस देखी जाती है वो एबाइसल जोन. अब यहां पे अगर हम बात करें फोर्टिक जोन की, तो फोर्टिक जोन की जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर. तो ये कितना डीप होता है, ये लगभग 200 मीटर डीप माना जाता है इसको. और यहाँ पे एफोटिक जोन की अगर हम बात करें तो ये 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है. फोर्टिक जोन में जो डेप्थ है 200 मीटर से 2000, फोर्टिक जोन में 200 मीटर डेप्थ होती है. एफोटिक जोन में 200 से 2000 मीटर डेप्थ होती है. वहीं एबाइसल जोन में जो डेप्थ होती है वो मोर देन 2000 मीटर. 2000 मीटर के बाद एबाइसल जोन आ जाता है. 200 मीटर तक फोर्टिक जोन होता है डेप्थ में, 200 से 2000 मीटर तक एफोटिक जोन होता है, और मोर देन 2000 मीटर से नीचे एबाइसल जोन होता है. दैट इज द जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस. तो यहाँ पे अगर हम फोर्टिक जोन की बात करें, सबसे पहले हम फोर्टिक जोन की बात कर लेते हैं. तो फोर्टिक जोन की जो डेप्थ है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेप्थ इज अप टू 200 मीटर. इसकी डेप्थ लगभग 200 मीटर तक होती है, और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचती है. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच जाती है इस जोन में. और इस जोन में जो वेजिटेशन होता है फोर्टिक जोन का, मैं वेजिटेशन भी बता दूं आपको. मराइन वाटर में जो वेजिटेशन है, मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, जो एक्वेटिक प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए. एक्वेटिक प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन लाइट पे डिपेंड करता है. फोर्टिक जोन्स में जनरली पाई जाती हैं ग्रीन एल्गी. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और फोर्टिक जोन में जो लाइट जाती है सफिशिएंट अमाउंट में लाइट जाती है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये जो ग्रीन एल्गी है ये जनरली अगर हम विजिबल रेडिएशन की बात करें 400 से 700 नैनोमीटर होता है. विजिबल रेडिएशंस की ये ब्लू और रेड लाइट को, जो ग्रीन एल्गी है उसके जो पिगमेंट है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसके साथ ये इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. तो जो फोर्टिक जोन है डेप्थ अप टू दी 200 मीटर, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जाती है, और यहाँ पे जनरली ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं. क्या पाई जाती हैं? ग्रीन एल्गी. और ग्रीन एल्गी के जो पिगमेंट्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? पिगमेंट्स एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड ब्लू लाइट.
तो इसके जो पिगमेंट्स हैं जनरली वो रेड लाइट और ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। किसको? रेड लाइट और ब्लू लाइट को मैक्सिममली एब्जॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट ग्रीन एल्गी के। इज दैट क्लियर? उसके बाद तो ये हो गया फोटिक जोन के बारे में। 200 मीटर तक डेप्थ होती है, इसमें जनरली ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं और यहाँ पे सफिशिएंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट यहीं पे रिसीव होती है और यहाँ पे ये जो एल्गी हैं ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं और ये ग्रीन एल्गी एब्जॉर्ब करते हैं जनरली ब्लू एंड रेड लाइट को मैक्सिमली। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम दूसरे जोन की बात कर रहे हैं, सेकेंड जोन, जिसको आप एफोटिक जोन बोलते हैं। एफोटिक जोन में जो डेप्थ देखी जाती है लगभग कितनी होती है? वो 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है एफोटिक जोन में। आर यू गेटिंग और नॉट? जो कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंच पाती है, राइट, रीच वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट। देखिए, रीच वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है लाइट। वेरी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच पाती है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे जनरली जो पाई जाती हैं वो ब्राउन एल्गी पाई जाती हैं। कौन सी एल्गी? ब्राउन एल्गी। और ये जो ब्राउन एल्गी जो है ये इनके जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब दी इंटरमीडिएट लाइट। तो इंटरमीडिएट वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इंटरमीडिएट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे वाइड रेंज में, राइट, ओशियन में जो चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं वो ब्राउन एल्गी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओशियन में वो ब्राउन एल्गी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओशियन की डेप्थ तक इंटरमीडिएट लाइट ही पहुंच पाती है, राइट, खासकर एफोटिक जोन में, और वहां पे भी डार्कनेस देखा जाता है और वहां पे मेनली ब्राउन एल्गी होते हैं। और इसके एफोटिक जोन के जो लोअर लेवल है उसमें रेड एल्गी भी देखे जाते हैं, इसके लोअर लेवल पे रेड एल्गी भी देखे जाते हैं। एफोटिक जोन के लोअर लेवल पे, लोअर लेवल और ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन में जनरली रेड एल्गी भी देखे जाते हैं। कौन से एल्गी देखे जाते हैं? रेड एल्गी। लेकिन सबसे वाइडली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ब्राउन एल्गी। तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स तीनों एल्गी में, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ब्राउन एल्गी को कंसीडर किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लोअर लेवल ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन, इसमें रेड एल्गी पाए जाते हैं और ये जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी की जो पिगमेंट है, राइट, वो जनरली ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी लाइट को? ग्रीन लाइट को। याद रखें, ग्रीन एल्गी ब्लू एंड रेड लाइट को, ब्राउन एल्गी ऑल इंटरमीडिएट लाइट्स, और रेड एल्गी जनरली एब्जॉर्ब, इनके जो पिगमेंट्स है जनरली एब्जॉर्ब दी ग्रीन लाइट। तो इनके जो पिगमेंट्स हैं एब्जॉर्ब दी ग्रीन लाइट, मेनली इनके पिगमेंट्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके पिगमेंट्स कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? मेनली ग्रीन लाइट को इनके पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसके बाद हम एबाइसल जोन की बात करते हैं। अगर बात की जाए एबाइसल जोन की, दिस जोन और दिस एबाइसल जोन, दिस इज द जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस। इसको परपेचुअल डार्कनेस वाला जोन माना जाता है। यहाँ पे भी घोर अंधेरा होता है और यहाँ पे जनरली डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? मेनली डिकम्पोजर्स आर फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, एबाइसल जोन। तो ये दिस इज द जोन ऑफ परपेचुअल डार्कनेस। तो यहाँ पे परपेचुअल डार्कनेस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस जोन में जनरली डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, प्लांट्स तो पाए ही नहीं जाते। Is that clear? So this is all about stratification of ocean. तो stratification of ocean बता दिया मैंने आपको।
स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक बता दिया, इसके साथ मैंने स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ओशन के साथ मैंने आपको एक्वेटिक प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, और किस तरीके से कौन सी लाइट को वो मेनली एब्जॉर्ब करते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है, इसके साथ लाइट वाला जो टॉपिक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज आपकी यहाँ पे और रह जाती है, वो मैं और बता देता हूँ, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ए फ्यू अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम टू द अर्थ, कम टू द प्लेनेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के टाइप मैं आपको बता देता हूं। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है, इसमें सबसे पहले आता है यूवीसी। कौन सी रेडिएशन आती है इसमें? यूवीसी आती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है 100 से लेके 280 नैनोमीटर तक होती है, ये वेवलेंथ है। एंड दिस इज वेरी लीथल, ये जो है लीथल होती है, बहुत ही लीथल माना जाता है। इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जानलेवा होती है, और ये पूरी की पूरी ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है। याद रहे, ओजोन एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और वो इन पैराबैंगनी किरणों को, इन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवीसी जो है सबसे ज्यादा लीथल मानी जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और इसकी वेवलेंथ 100 से 280 नैनोमीटर तक होती है, और ये लीथल है। ऐसे ही यूवीबी की हम बात करें, यूवीबी किसकी बात कर रहे हैं? यूवीबी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी की अगर हम बात करें तो यूवीबी जो है, राइट, इसकी वेवलेंथ 280 से 320 नैनोमीटर तक होती है, और ये जो है क्वाइट हार्मफुल होती है। क्वाइट हार्मफुल, ये भी हार्मफुल है, बट हाफ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी, यूवीबी, लगभग मोर देन हाफ ऑफ द अल्ट्रावायलेट बी जो है एब्जॉर्ब बाय द ओजोन। ओजोन जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो यूवीसी और यूवीबी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद तीसरी है यूवीसी। यूवीसी की जो वेवलेंथ है 320 से 400 नैनोमीटर तक माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यूवीसी, और 400 से 700 नैनोमीटर किसको माना जाता है? विजिबल लाइट को। तो यहाँ पे यूवीसी जो है वो मॉडरेट हार्मफुल है, तो याद रहे, ये इंफॉर्मेशन भी मुझे आपको बतानी थी, तो ये आपको याद रखना है। तो यूवीसी सबसे ज्यादा लिथल है, राइट, यूवीबी क्वाइट हार्मफुल एंड यूवीसी मॉडरेट हार्मफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट, जो कि एक इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज व्हाट? सॉइल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, राइट। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द सॉइल। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक और अबायोटिक फैक्टर, सॉइल। सॉइल को आप इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि सॉइल इज जो है, वो सॉइल क्या है, वो एक इडेफिक फैक्टर आप उसको कहते हैं। अब सॉइल एग्जैक्टली है क्या? सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर द लाइफ फॉर्म, एंड दिस इज मेनली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए सॉइल एक मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इज दैट क्लियर? ये प्लांट्स को एनकरेज प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सॉइल से वाटर भी प्लांट जो है सॉइल से वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं। इज दैट क्लियर? तो सॉइल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एग्जैक्टली सॉइल, एंड टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइल की फॉर्मेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ सॉइल को आप पेडोलॉजी बोलते हैं। एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो सॉइल की अगर हम बात करें तो ये अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर लेयर जो कि वेदर्ड लेयर है, जो कि वेदरिंग से डेवलप होती है, तो वेदर्ड लेयर इसलिए बोला जाता है। तो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की जो लेयर है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट यू कॉल्ड सॉइल। इज दैट क्लियर? इसके बाद इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। ये किससे बनी होती है? मिनरल्स एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसमें डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको आप सॉइल कहते हैं। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एनकरेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉइल जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। प्लांट की ग्रोथ विदाउट सॉइल कैन नॉट पॉसिबल। ये जो है प्लांट को एक वाटर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद
नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरी। तो यहां पे नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी डिफरेंट प्लेस पे वेरी करते हैं। सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का नेचर, सॉइल की क्वालिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। और सॉइल का जो नेचर है, सॉइल का जो टेक्सचर है, वो वहां के टाइप ऑफ वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है, वहां के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये जो नेचर ऑफ सॉइल है, टेक्सचर ऑफ सॉइल है, वो वहां के वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ सॉइल को आप पैडोलॉजी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल? तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या है? वो पैडोलॉजी है। सॉइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। चीफ कैरेक्टर्स ऑफ सॉइल आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल को अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। सॉइल प्रोफाइल की हेल्प से आप सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंफर्म कर सकते हैं। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंफर्म कर सकते हैं, राइट, बता सकते हैं सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करके। अब ये सॉइल प्रोफाइल है क्या? एक चीज मैं आपको पहले ही बताई कि सॉइल टाइप जो है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे और वेजिटेशन पे। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल में हमें कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, राइट। सबसे पहला एक टर्म है यहाँ पे पैटर्न। तो पैटर्न जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज पैटर्न एग्जैक्टली। तो पैटर्न की अगर हम बात करें, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल। सॉइल की इसको स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है दैट कंटेन ऑल सॉइल होराइजन। इसमें सारे के सारे सॉइल होराइजन आते हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल कहते हैं। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल दैट यू कॉल्ड पैटर्न, और इसके अंदर सारे सॉइल होराइजन आते हैं। सॉइल होराइजन के बारे में मैं डिस्कस में बताऊंगा, राइट। दिस इज जनरली यूज्ड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो पैटर्न से आप सॉइल प्रोफाइल की स्टडी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है सॉइल होराइजन। तो सॉइल होराइजन किसमें होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैटर्न एंड दैट कंटेन, राइट, सॉइल होराइजन। तो सॉइल होराइजन की अगर हम बात करें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लेयर जिसको आप सॉइल होराइजन कहते हैं, एंड दैट इज पैरेलल टू सॉइल सरफेस। ये सॉइल होराइजन एक हॉरिजॉन्टल लेयर है और सॉइल सरफेस के पैरेलल होती है, और इसमें डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहले पैटर्न आता है, राइट। तो पैटर्न का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल दैट कंटेन सॉइल होराइजन। उसके बाद सॉइल होराइजन क्या है? सॉइल होराइजन एक हॉरिजॉन्टल लेयर है पैरेलल टू सरफेस, और इसमें डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती है। तो सॉइल होराइजन के बारे में समझ लेते हैं। सॉइल होराइजन जो कंटेन करते हैं, राइट, ये मेनली 5 मेन होराइजन है। तो एक पैटर्न में 5 मेन सॉइल होराइजन होते हैं, और ये पांचों होराइजन में नंबर 1 O, A, B, C एंड R। इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ लेटर्स से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि O, A, C, B, R, O, A, B, C, R ये आता है। तो यहां पे सबसे पहले हम O लेयर की बात करते हैं। ये सॉइल होराइजन में एग्जैक्टली लेयर है। O लेयर, B लेयर, A लेयर, C लेयर, R लेयर, इस तरीके से लेयर होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो O लेयर होती है, एंड O लेयर जो है दैट इज मेड अप ऑफ लिटर। अब लिटर तो आपको पता ही है, ये लिटर जो होता है ये वेस्ट होता है प्रोड्यूस डिस्पोज्ड, वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोज्ड इम्प्रॉपरली। तो लिटर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सॉइल के अपर सरफेस पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो जनरली डिकम्पोज होता है या पार्शियली डिकम्पोज होता है, उसको आप लिटर कहते हैं। सो दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट। लिटर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है, जिसको आप O लेयर कहते हैं। O लेयर को यहाँ पे O1 लेयर और O2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। तो O1 लेयर जो होती है वो ऊपर होती है, इसमें अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और O2 में पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो इसमें सॉइल प्रोफाइल में या सॉइल होराइजन में 5 मेजर लेयर्स है। सबसे पहले O लेयर है। O लेयर जो है उसमें O1 एंड O2 में डिवाइड करते हैं। O लेयर में लिटर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे O1 लेयर की बात करें तो उसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें अनडाइजेस्टेड यानी कि अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। वहीं O2 में पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया O लेयर। O लेयर के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो आती है A लेयर। A लेयर की अगर हम बात करें तो A लेयर को A1 एंड A2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। तो जो A1 लेयर है उसको आप ह्यूमस लेयर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक डार्क अमरफस सॉलिड जो है डिपॉजिट होता है, जिसको आप ह्यूमस कहते हैं। इसलिए A1 लेयर को ह्यूमस लेयर कहा जाता है, राइट। इसको ह्यूमस लेयर या ह्यूमस जोन कहा जाता है।
इसमें डार्क ब्लैक ह्यूमस होता है विच इज प्रेजेंट। ये जो डार्क ब्लैक ह्यूमस बनता है ये आफ्टर द डाइजेशन ऑफ लिटर, जो वेस्ट मटेरियल है जो कि ओ लेयर में है, जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो एक ब्लैक कलर का सॉलिड अमरफस मटेरियल प्रोड्यूस करता है जिसको आप ह्यूमस कहते हैं। वो ह्यूमस कौन सी लेयर में होता है? वो ह्यूमस A1 लेयर में होता है। इसके बाद दूसरी लेयर जो कि A2 लेयर है, राइट। तो A2 लेयर को आप एलुविएशन लेयर भी कहते हैं, एलुविएशन जोन भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसको जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। तो A2 लेयर इज द एलुविएशन जोन और जोन ऑफ लीचिंग। इस जोन में क्या होता है? दिस इज लाइट कलर्ड रीजन ड्यू टू लिटिल ऑर्गेनिक मैटर। इसमें लिटिल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, लाइट कलर का रीजन होता है। A2 लेयर जैसे A1 लेयर है वो ह्यूमस जोन बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर का ह्यूमस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो A2 लेयर है वो लाइट कलर की लेयर है, राइट, और इसमें लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाइए B लेयर पे। तो O लेयर हो गई, राइट, A लेयर होगी, A में A1 एंड A2 हो गया। इसके बाद B लेयर में भी B1 एंड B2 लेयर होती है। B लेयर की अगर हम बात करें तो इसको इल्यूविएशन जोन भी कहते हैं और जोन ऑफ एक्युमुलेशन कहते हैं। इस जोन में एग्जैक्टली डिकम्पोजिशन के बाद एक प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के टाइम पे यहाँ पे वो जितने भी मिनरल्स बनते हैं सब कुछ मटेरियल डिकम्पोज होने के बाद उनकी लीचिंग हो जाती है, राइट। लीचिंग होने के बाद, लीचिंग किस में होती है? A2 लेयर में। वो उसके बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, एक्युमुलेशन हो जाता है। तो इल्यूविएशन जोन को आप जोन ऑफ एक्युमुलेशन भी कहते हैं और इसमें आता है आयरन कंपाउंड, एल्युमिनियम, मैग्नीज और अदर हायर अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें कुछ कंपाउंड्स मिनरल्स जो हैं एक्युमुलेट होते हैं। तो B1 लेयर में मिनरल्स का एक्युमुलेशन होता है। B1 लेयर में किसका एक्युमुलेशन होता है? मिनरल्स का एक्युमुलेशन होता है। और ये मिनरल्स है लाइक आयरन, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक मैग्नीज इन हायर अमाउंट में, ये यहाँ पे मिनरल का एक्युमुलेशन होता है। दिस इज B1 लेयर। उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो B2 लेयर है, नॉट लास्ट। इसके बाद B1 में सेकंड जो लेयर है वो B2 लेयर है। इसमें स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक आते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे C लेयर होती है। C लेयर में लार्जर पीस ऑफ रॉक्स आते हैं। वहीं R लेयर में पेरेंटल रॉक आता है। R लेयर में पेरेंटल रॉक आता है। इसी के साथ ये हो गया यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल, पैटर्न, सॉइल होराइजन। सॉइल होराइजन में O लेयर, A लेयर, B लेयर, C लेयर एंड R लेयर। O लेयर में लिटर प्रेजेंट होता है, O1 एंड O2 लेयर होते हैं। O1 लेयर में जो है वो डिकम्पोज मटेरियल होते हैं, O2 लेयर में पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल होते हैं। उसके बाद A1 लेयर को आप ह्यूमस जोन कहते हैं। ब्लैक कलर का ह्यूमस बनता है, डिकम्पोजिशन में ह्यूमस बनता है। डिकम्पोजिशन जब भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होता है तो वहां पे ह्यूमस बन जाता है, इज दैट क्लियर? और वो ह्यूमस प्रेजेंट होता है A1 लेयर में। वहीं A2 लेयर को आप एलुविएशन लेयर बोलते हैं। इस लेयर को आप लेयर ऑफ लीचिंग या जोन ऑफ लीचिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे लीचिंग ऑफ मटेरियल टेक प्लेस करता है। लीचिंग में क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं और ये लाइट रीजन होता है A2 लेयर, ठीक है। लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद B1 लेयर की अगर हम बात करें तो B1 लेयर को जोन ऑफ एक्युमुलेशन या जोन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं। इसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सब, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स होते हैं B1 लेयर में। उसके बाद B2 लेयर जो है उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। C लेयर में जो होते हैं लार्ज पीस ऑफ रॉक होते हैं और R लेयर जो कि जिसमें पेरेंटल रॉक होता है। Is that clear to all of you? So this is all about soil profile. This is all about soil. इसके बाद I will discuss about the soil formation. Soil की weathering कैसे होती है, soil formation कैसे होती है, यानी कि the process of soil formation is also be known as pedogenesis. तो आज के लिए बस इतना ही about the soil formation, about the pedogenesis I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.